नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 19 तारीख है और जो खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, अरब से, पूरा अरब और मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी तबाही की कगार पर खड़ा हुआ है। जो खबरें आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। आज मैं आपसे कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहा हूं जो आपको जो हालात दिखाई दे रहे हैं इस समय मिडिल ईस्ट में, रूस में, अमेरिका, इजराइल, इनके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ ऐसे खेल चल रहे हैं जो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूस से। क्या आपने ये बात नोटिस की? पिछले 3 दिनों के अंदर, खास तौर पे जब से डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे से वापस आए हैं, उसके बाद से यूक्रेन की तरफ से लगातार रूस पर हमले बहुत तेज कर दिए गए हैं। मॉस्को पर हमले हो रहे हैं। एक दिन में 500 से ज्यादा ड्रोन्स फायर किए गए। 48 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा ड्रोन्स फायर किए गए। क्रूज मिसाइल्स फायर की गई हैं। मॉस्को में रिंग ऑयल पाइपलाइन पर धमाका हुआ है, क्रूज मिसाइल गिरी है। देखिए, मैंने पहले भी आपको इस तरह का वीडियो बनाया है और यह बात आपको बताई है कि आप देखें, जब भी ईरान की तरफ से कोई एक्शन होता है या कुछ इस तरह की खबरें आती हैं कि ईरान की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाने वाला है, उसी समय रूस की किसी ना किसी ऑयल के ठिकाने पर बड़ा हमला होता है। क्या ये हमले डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हो रहे हैं? बड़े सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को मान के चलते हैं कि मॉस्को पर जो अटैक हो रहे हैं, रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर जो हमले हो रहे हैं, ये हमले डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के इशारे पर हो रहे हैं और जेलेंस्की इसका मोहरा बने हुए हैं। जो हमले हुए हैं उनमें जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है वो तो खैर ठीक है ही, यूक्रेन की तरफ से स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब क्रूज मिसाइल्स भी फायर हो रही हैं और वो भी मॉस्को पे। ये सीधा सीधा इंडिकेशन है इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाना चाहते हैं रूस को लेकर। अब आप जरा घटनाक्रम को समझिए कि कैसे घटनाक्रम होता है। पहले खबरें आती हैं कि मॉस्को के ऊपर अटैक हुआ है, अब तक का सबसे बड़ा हमला जंग के बीच का। मिसाइल्स गिर रही हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं। इसी हमलों के बीच में खबर आती है कि यूएई में, अबू धाबी में न्यूक्लियर प्लांट जो है अल धफरा में, बरका, उसके ऊपर ड्रोन अटैक होता है। 3 ड्रोन से स्ट्राइक होती है, उसमें से 2 ड्रोन हवा में तबाह कर दिए गए, तीसरा ड्रोन जो है उसके जनरेटर पर गिर गया। इसके साथ ही खबर आती है क्या कि इजराइल के बेत शेमेश में जो है वो सबसे बड़ी जो उनकी रॉकेट बनाने वाली कंपनी है, जो कि एरो 3 की मिसाइल्स बनाती है और रॉकेट बनाती है, उसके ऊपर हमला होता है और वहां पे इतना बड़ा धमाका जैसे कि कोई एटम बम फटा हो, इस तरह का धमाका होता है। क्या इन तीनों धमाकों के बीच में कनेक्शन है? मॉस्को पर हमले, नतीजा यूएई पर हमला, नतीजा इजराइल पर हमला। इस बात को समझिए। देखिए, ये कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की नहीं रह गई है। चीन ने बड़ा झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और ये अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक और फॉरेन पॉलिसी की हार मानी जा रही है अमेरिका की। जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग से वापस लौट रहे थे, उनका चेहरा बता रहा था कि हकीकत क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश होने का ताज अब डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़ चुका है और मैं डंके की चोट पर यह बात कहने के लिए तैयार हूं। आज हालात यह हैं कि अमेरिका हुआ करता था सुपर पावर, अब नहीं है। और ये बात जिनपिंग ने साबित कर दी है, ये बात पुतिन ने साबित कर दी है, और सबसे बड़ी बात, ये बात ईरान ने साबित कर दी है। अब देखिए कहानी क्या है। कहानी ऐसी है, आप जरा देखिए, इस बात को एनालाइज कीजिए। कल हमने इस पे विस्तार से वीडियो बनाया था कि जिस तरह से अल धफरा में, अबू धाबी में बरका जो न्यूक्लियर प्लांट है, इस पर जो स्ट्राइक हुई, ये स्ट्राइक कैसे हुई जरा समझने की कोशिश करिए। 3 ड्रोन आते हैं, उसमें से 2 मार गिराए गए, तीसरा गिर गया, तीसरे ने जो है हिट कर दिया। अब ये ड्रोन कहां से आए? बताया ये जा रहा है, खुफिया जो एजेंसी से खबरें आ रही हैं, मैं इस पर नजर बनाए बैठा हुआ था कि इसको लेकर क्या बयान सामने आता है कि आखिर अबू धाबी तक ये ड्रोन आया किस रास्ते से। बताया ये जा रहा है कि इसने सऊदी के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया इस ड्रोन के हमले पे। अब ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। इस समय यूएई पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर है। फुजेरा पर इतने सारे हमले हुए, इजराइल ने अपना आयरन डोम भेज रखा है। आयरन डोम क्या इस न्यूक्लियर, इकलौता न्यूक्लियर प्लांट है मिडिल ईस्ट का जो कि साउथ कोरिया की मदद से लगाया गया है और यूरेनियम जो है इसमें आदान प्रदान अमेरिका करता है।
अब आप ये बताइए, क्या आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल से आया है, क्या वो अल-दफरा में बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास आयरन डोम नहीं लगाया होगा? और नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया? और अगर लगा था डिफेंस सिस्टम तो भी ये हमले कैसे हो गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। सऊदी की एयर स्पेस का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि हुतीज ने यमन से फायर कर दिए ड्रोन? इस जंग के हालात के बीच में जब सऊदी निशाने पर है, जब दुबई निशाने पर है, अबू धाबी निशाने पर है, और ईरान ये कह रहा है कि अगर जंग होती है हम पूरे यूएई को जला देंगे। ये बयान आया है आरजीसी के अधिकारी की तरफ से कि अगर हम पर यूएई की तरफ से हमला हुआ तो ना दुबई बचेगा, ना अबू धाबी बचेगा, और ना बुर्ज खलीफा बचेगा, पूरे यूएई को हम आग लगा देंगे। ये बयान आ रहे हैं आरजीसी की तरफ से। ऐसे समय में यूएई ने जो भारी भरकम आयरन डोम लिया है इजराइल से, उसको अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास नहीं लगाया। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो सामने कुछ हो रही हैं और पीछे कुछ हो रही हैं। यह हमला किसने कराया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। ये हमला कैसे हुआ यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, ये अभी तक साफ नहीं है। और अगर कोई कुछ क्लेम कर भी रहा है तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो बात सही है। आप खुद सोचिए, अगर सऊदी के एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है, कोई ड्रोन सऊदी का एयर स्पेस क्रॉस करते हुए यूएई में एंटर करता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे गिर जाता है ड्रोन, और मिसाइल गिरेंगी तो फिर क्या होगा? अगर खुर्रम शहर गिर गई यहां पे तो क्या होगा? फतह 2 गिर गई तो क्या होगा? सेजिल गिर गई तो क्या होगा? तो पूरा न्यूक्लियर प्लांट टूट जाएगा, तो फिर तबाह हो जाएगा। अगर यहां पे अगर रेडिएशन हो जाता है यहां पे, तो बस सऊदी खत्म, मैप से मिट जाएंगे सऊदी और यूएई और आसपास के जितने देश हैं वो। पूरा अरब जल के खाक हो जाएगा अगर यहां से रेडिएशन हो गया तो। अब आप देखिए, कहने का मतलब यह है कि ये हमले किधर से हुए किसी को नहीं पता। इराक में 2-2 बेस चल रहे हैं इजराइल के, संभवतः पढ़ा ही होगा आपने। इराक में खुफिया तरीके से इजराइल ने अपने 2 बेस बना रखे हैं, एयर बेस। और आप देखिए, कई सारी स्ट्राइक्स जो यूएई में हुई हैं उसमें ड्रोन्स इराक की तरफ से फायर किए गए। आप समझिए इस बात को। ये हमले किसने करवाए किसी को नहीं पता, सच नहीं पता। हो सकता है इजराइल ने करवाए हो सकता है यमन से आया हुआ हो सकता है ईरान से आया हुआ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है जो कि समझना होगा। हूती की तरफ से एक फायर किया गया मिसाइल, और बताया जा रहा है कि उसमें जो है अमेरिका का ड्रोन जो है वो मार गिराया है हूती ने। यानी हूती की भी एंट्री हो चुकी है। और ये भी देखिए उसी समय हो रहा है जब रूस पे हमले हो रहे हैं। आप समझिए, हूती भी कई जगह से कमांड ले रहा है। ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ ईरान की बात मान रहा है, हो सकता है रूस की भी बात मान रहा हो हूती। और ऐसी सिचुएशन में जो सबसे एडवांस ड्रोन है अमेरिका का, उसको हूतीज ने अपनी मिसाइल से मार गिराया। अब क्या आप ये कहोगे कि ये यूएई पर जो हमला हुआ ये हूतीज ने कर दिया, अपने ड्रोन बेच के कर दिया? तो फिर अब जब क्रूज मिसाइल मारेगा फिर क्या होगा? ये तो बड़ी हैरान करने वाली खबरें हैं जो जिस तरह से ये खबरें चल रही हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि लवान आइलैंड पर यूएई हमला करे। ईरान का वो आइलैंड जहां से हॉर्मूज के पास का वो इलाका जहां से जहाज निकलते हैं, वो लवाना आइलैंड जो है, लवाना आइलैंड पे है, वो कब्जा करना बहुत जरूरी है। उसके बिना कोई भी मिशन हॉर्मूज में नहीं हो सकता। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि यूएई हमला करे पीछे से। जो है थ्योरी आपने देखी होगी, कई जगह छपी है, कई अखबारों में छप गई है अमेरिका के और ब्रिटेन के, जो ये कह रहे हैं कि साहब ये थ्योरी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है चाहते हैं कि यूएई हमला करे, हम पीछे से मदद करें। यानी फूट डालो राज करो वाली जो नीति है, जो स्कूल में 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, हिंदुस्तान में जब पढ़ाई होती है तो वो 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज भारत आए थे, उन्होंने जो है फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और आपस में लोगों को लड़ा के हिंदुस्तान पर राज किया। तो अब बस वैसे ही जो है वो मिडिल ईस्ट में हो रहा है कि आप सऊदी को ईरान से लड़ा दो, यूएई को ईरान से लड़ा दो, और बदले में ऑयल कैप्चर कर लो, नेचुरल रिसोर्सेस कैप्चर कर लो। और पर्दे के पीछे कितने सारे, कौन किसके साथ है यही क्लियर नहीं है साहब। कौन किसके साथ खेल रहा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा हुआ है। सऊदी क्या करेगा इस पोजीशन में? अगर यूएई हमला करता है तो क्या सऊदी चुप रहेगा? कतर क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में? बड़े सारे सवाल हैं जिनके कोई जवाब ही नहीं है। और हर आदमी यहाँ पे, आप किसी भी कोई भी घटना होती है आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि इसकी हकीकत क्या है। वो इजराइल में जो धमाका हुआ वो आपको क्या लगता है कैसे हुआ होगा धमाका? इतने बड़े लोकेशन पर जहां पर एरो 3 की मिसाइल्स रखी हुई हैं, उसके पास न्यूक्लियर स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर आर्म्स रखे हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि जहां धमाका हुआ उसके करीब अमेरिका के जो है न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं जहां पर धमाका हुआ।
तो ये क्या एक गलती से धमाका हो गया? बिल्कुल गलती से धमाका नहीं हुआ। तो क्या हूती ने हमला कर दिया वहां पे, कि ईरान ने ड्रोन मार दिया और एक ड्रोन गिरने से वहां हमला हो गया? या फिर ये क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज या किसी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक था? क्या इजराइल पर यह हमला मॉस्को का बदला था? आप समझिए इस बात को कि मॉस्को में जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। क्या इजराइल में धमाका मॉस्को में किसी हमले का बदला था? क्या यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करके यह संदेश दिया गया कि आप मॉस्को में ऑयल ठिकाने जलाएंगे तो बदले में आपके न्यूक्लियर प्लांट्स खतरे में हैं? यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होना और इजराइल के उस स्थान पर हमला होना जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स होने की संभावना है, एरो 3 रॉकेट्स होने की संभावना है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये वेल प्लान्ड अटैक थे इजराइल और यूएई पे, और हो सकता है कि ये मॉस्को का बदला था। अब ये जंग डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस पुतिन की जंग हो चुकी है, और जिनपिंग का कहना ऐसा है हम ईरान का साथ नहीं देंगे। जिनपिंग ने सीधा इंटरफेरेंस से मना कर दिया है, लेकिन पुतिन और ट्रंप के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। नवंबर में चुनाव होने हैं, मिड टर्म जो होते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को उस चुनाव का सामना करना है, और डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो बुरी तरह से नीचे गिर चुकी है, उनकी रेटिंग बुरी तरह से नीचे गिर चुकी है, और अगर वो यहां हमला ना करें तो वो चुनाव हारना उनका वहां तय है। इतनी बुरी स्थिति में है डोनाल्ड ट्रंप। तो उनको अब देखिए, अमेरिका में जो राष्ट्रपति हमला करता है और जीत जाता है, वो वहां भी चुनाव जीत जाता है, क्योंकि वो वेपन्स बिक जाते हैं। तमाम इस तरह की थ्योरीज हैं, आप समझ सकते हैं। बड़ा डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट में, कम से कम 25 ऐसे प्लेन्स देखे गए हैं रडार्स पे जो कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकन सोल्जर्स को लेके यूरोप की तरफ बढ़ गए हैं। वजह क्या है? हर उस लोकेशन से अमेरिकन सोल्जर्स को हटा लिया गया है जहां पर ईरान हमला कर सकता है। यह सबसे बड़ा संकेत है इस बात का कि जल्दी ही अटैक होने जा रहा है। पिछली बार जिस तरह से बेस जले, 16 बेस तो पूरी तरह से तबाह थे, तो अब फिर से कहीं ऐसा हमला ना हो, अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी होगी बिल्कुल, वो तो छोड़ेगा थोड़ी ईरान। तो ऐसे हालात में पहले उनको हटाने का काम शुरू हो गया कि कहीं अमेरिकन सोल्जर्स यहां ना मारे जाएं, तो उन्हीं जगह चीजों को रखा जाए जहां से अटैक करना है। तो ये एक बड़ा मूवमेंट है। उसके अलावा जो 5th फ्लीट है बहरीन में, जिसका हेडक्वार्टर है, जो पूरी तरह से तबाह किया गया था, वहां फिर सही किया गया। अब वहां पे बताया जा रहा है कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है अमेरिका का, उसके आसपास 5th फ्लीट में शामिल हो चुका है। तो ये भी एक स्ट्राइक की जो है सामने की सीधी सीधी बात है। इसके अलावा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक हफ्ते में 2 बार फोन पर बात हो गई है, और जो पिछली बात हुई है, बताया जा रहा है कि उसमें यह प्लान तय हो चुका है कि अब क्या करना है। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम में बड़ी मीटिंग है अपने अधिकारियों के साथ, जिसमें इस प्लान पर फाइनल मूवर होगी कि किस तरह से ऑपरेशन करना है। क्या खार्ग आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन करना है? क्या यूएई को आगे रख के हमला करना है? क्या नेतन्याहू के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो हमला करें, पीछे से बैकिंग की जाए? इस तरह की तमाम चीजें हैं, हो रही है, इस तरह के तमाम प्लान हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक ही प्लान है। ईरान की तरफ से प्लान बड़ा साफ है कि अगर ईरान पर हमला होता है, पूरे अरब देश एक बार फिर जलेंगे, 12 के 12 देश फिर जलेंगे। सब पर मिसाइल्स लोकेशन करके तैनात कर दी गई है। मिसाइल्स, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक, कितनी मिसाइल्स कौन से देश पर गिरेगी, किस लोकेशंस पे गिरेंगी, वो सब का सब तय है। और इस बार पिछली बार से ज्यादा भयानक हमला होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है, डिफेंस सर्कल में इस तरह की चर्चा है कि अमेरिका जब भी हमला होगा वो एक बार में भयंकर हमला होगा। हमने देखा पिछली बार की एक मिसाइल का एक वेव आती थी, एक लहर आई, हमले हुए, फिर रुक गया, फिर रात को दूसरा हमला हुआ, फिर अगले दिन हमले हुए। इस बार ऐसा नहीं होगा, शायद ऑल आउट वॉर एक साथ होगा। नतीजा यह है कि ईरान की तरफ से पलटवार भी ऑल आउट हो सकता है। यानी हालात बेहद। और देखिए, दूसरी चीज मैंने जहां से शुरुआत की थी कि यहां पे अभी जो हालात है, मॉस्को पर हमले हो रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमले हो रहे हैं? क्या मॉस्को पे हमले का बदला यूएई की तरफ से, यूएई में धमाका करके मैसेज दिया गया, इजराइल में धमाका, बेत शेमेश में धमाका करके दिया गया? बड़े सारी चीजें हैं। सऊदी अरब की क्या भूमिका होगी, यूएई की क्या भूमिका होगी, कतर का क्या स्टैंड होगा? एक मैप जारी कर दिया अमेरिका ने, जिसमें दिखाया गया कि ईरान पर सब 12 देशों की तरफ से आसपास से हमला होगा। कौन सा देश किस भूमिका में होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है।
इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, इसीलिए बार बार मेरा हमेशा ये बात, कई लोग मुझ पर सवाल भी उठाते हैं कि ये जितने बीच में चीज़ें हैं और जितने नेता इन्वॉल्व हैं, उसमें सिर्फ एक ईरान के सुप्रीम लीडर थे अली खामेनी साहब। जो मन में था वही बात उनकी जुबां पे होती, जो दिल में था वही बात जुबां पे होती। वो ना सुबह कुछ और शाम को कुछ और, वैसे वाले लीडर थे ही नहीं वो। आप उनकी पिछले 30 साल की स्पीचेस उठा के, मैंने तो जब से वो 1980 के बाद से उनकी स्पीचेस, जब वो सुप्रीम लीडर नहीं बने थे उसके पहले की भी कुछ स्पीचेस हैं, वो तब से उठा के मैंने उनको खंगालनी शुरू कर दी। आप उठा के देख लीजिए, हमेशा उन्होंने हर बात एकदम साफ गोई के साथ कही। वो इस बात को जानते थे कि सऊदी और ईरान को लड़ा के राज करने की कोशिश अमेरिका की हमेशा से रही है, और ये बात वो हमेशा समझाते रहे। हमेशा उनकी अपील रही कि जितने मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक रहे, तभी मिडिल ईस्ट सेफ होगा। कब से ये बात कह रहे? 30 साल से वो इस बात को कह रहे। और वो एकमात्र नेता ऐसे थे जो उनके कभी ऐसा उन्होंने स्टैंडर्ड्स अपने ऐसे नहीं किए कि कह कुछ रहे और कल कर कुछ रहे। उन्होंने हमेशा वो किया जो वो बात को कह रहे थे। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन हालात के बीच में जब ये ऑयल के लिए जंग देखते हैं आप, मिनरल अर्थ जो है, रेयर अर्थ मटेरियल, इसके लिए जो है हत्याएं हो रही हैं। 168 बच्चियों की हत्या हो गई फिलिस्तीन में, 30,000 से ज़्यादा बच्चों को आप मार चुके हैं। ऐसे जब डिसीजंस और इस तरह की जंग देखते हैं, तब फिर आपको महसूस होता है कि हाँ, वाकई ईरान के सुप्रीम लीडर एक ऐसे लीडर थे, सिर्फ उन पर यकीन हो सकता था, यकीन किया जा सकता था कि हाँ, वो जो कह रहे हैं वही करेंगे, या वो जो कह रहे हैं वो सच है, उस पर कायम रहेंगे। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, जंग होती रहेगी और ये खेल चलता रहेगा, हार और जीत का। लेकिन अली खामेनी साहब जैसे लीडर कम आते हैं, सदियों में एक बार आते हैं। खैर, तो देखिए, जो भी अपडेट होता है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हालात ये हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में ये बात तय हो जाएगी कि ईरान पर स्ट्राइक कब होनी है, और जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।